रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स लव एपिसोड 22। वारुणी की टकटकी लगाई नजरें अर्थ को असहज कर गई। हाँ, सामने बैठी लड़की उसकी बीवी थी, लेकिन इस वक्त वो उससे अनजान थी। न जाने क्या सोचकर ये लड़की मुझे ऐसे घूर रही है, सोचते हुए उसने पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। वारुणी की नजरों को अर्थ पर देखकर मौर्य ने अपना गला खंगारते हुए कहा, वारा, तुम मेरे भाई को ऐसे क्यों घूर रही हो? वारुणी के जवाब को सुनने के लिए अर्थ के कान खड़े हो गए। वो मुंह से पानी का गिलास लगाए तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। वारुणी ने अर्थ से नजरें हटाकर मौर्य की तरफ देखकर कहा, मुझे बुरा लग रहा है, इतनी कम उम्र में इनकी बीवी नहीं रही, साथ में इनके 3 बच्चे भी हैं। मैं बस यही सोच रही थी ये सब कैसे रहेंगे। बीवी नहीं है, सोचते हुए अर्थ के मुंह से सारा पानी बाहर निकल गया। वारुणी ने उसे अजीब सा मुंह बनाकर देखा। अर्थ ने टिश्यू पेपर उठाते हुए कहा, सॉरी, कहते हुए उसने हल्के से दांत पीस दिए। किसने कहा मेरी बीवी नहीं है? नहीं, मेरा मतलब उनकी डेथ हो गई है ना? वारुणी ने कहा तो अर्थ की नजरें मौर्य की तरफ घूम गई। उसने धीरे से कहा, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुमने उससे ये कहा? वीरा ने जल्दी से कहा, वो मैंने वारा को बता दिया कि अर्थ जी की वाइफ नहीं है। अर्थ ने घूरती नजरों से वीरा को देखा। वारुणी ने सिर हाँ में हिलाया। हाँ, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपकी बीवी नहीं है। मेरी बीवी है, अर्थ ने गुस्से से कहा तो वारुणी की नजरें तुरंत वीरा की तरफ घूम गई। वीरा ने सकपकाते हुए कहा, वारा, उनके कहने का मतलब है उनके दिल में वो आज भी जिंदा है। ओह, वारुणी ने दुख जाहिर करने वाले अंदाज में कहा तो अर्थ की मुठिया भींच गई। उसने खाने की प्लेट छोड़ी और वहां से उठकर चला गया। वीरा ने एक गहरी सांस ली। तभी वारुणी ने फिर से कहा, तुम्हारे देवर जी खाना छोड़कर क्यों गए? लगता है उसको अपनी बीवी की याद आ गई होगी। मौर्य ने आराम से खाना खाते हुए कहा। ओह, वारुणी ने अपने होंठों को गोल करते हुए कहा और बाकी सबने वापस खाने पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। वारुणी ने फिर से गर्दन उठाकर कहा, उनकी बीवी को डेथ कैसे हुई? खाना खाते हाथ रुक गए और वापस सबकी नजरें वारुणी की तरफ उठ गई। राज ने गला साफ करते हुए कहा, उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन थी। ओह, वारुणी ने फिर से कहा। सबने वापस प्लेट पर नजरें की। वारुणी फिर बोली, लेकिन उनके बेबीज तो अभी हुए हैं, मतलब उनकी वाइफ की डेथ रिसेंट में हुई है। इस बार मौर्य ने कहा, करेक्ट। तो फिर आप लोग मौर्य और वीरा की शादी इस वक्त कैसे करवा सकते हैं? वो भी तब जब आपके घर के दूसरे बेटे की वाइफ हाल ही में गुजरी हो। हमारे यहाँ तो 1 साल तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है ना मम्मा? वारुणी ने कहते हुए मीरा की तरफ नजरें घुमाई और बाकी सब वारुणी के सवाल से खामोश हो गए। इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। वारुणी ने शकी नजरों से मौर्य को देखा। तुम्हें इस वक्त अपने भाई का साथ देना चाहिए और तुम शादी करना चाहते हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये घर के बड़ों का फैसला था, मौर्य ने सकपकाते हुए कहा। रघुवीर बोले, रिश्ता पहले से तय था वारा। हाँ, तो शादी पोस्टपोन कर देते हैं। हम 1 साल बाद मिलते हैं, तुम आ जाना बारात लेकर। वारुणी ने जैसे ही कहा मौर्य के सीने पर सांप लौटने लगे। 1 साल, उसने तेज आवाज में कहा तो सबकी गर्दन रॉबर्ट के माफिक मौर्य की तरफ घूम गई। मौर्य ने कहा, मेरा मतलब 1 साल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तुम्हारी भाभी को गुजरे महज महीना 1.5 महीना बीता है और तुम्हें शादी ब्याह की पड़ी है, और वीरा भी तो अभी 21 की ही है। वो 24-25 की है बेवकूफ। मौर्य ने जैसे ही कहा वीरा ने टेबल के नीचे से उसके पैर पर मारा। मौर्य ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब शादी की लीगल एज 21 ही होती है। ये तुझसे शादी करने के लिए मरा क्यों जा रहा है? 1 साल की ही तो बात है। वारुणी ने वीरा के कान में कहा तो वीरा ने कहा, वो वारा, मैं कह रही थी रिश्ता तय हो ही गया है तो। वारुणी ने गर्दन घुमाकर हैरानी से वीरा को देखा। तो ये कि अर्थ को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है और मेरी भाई की बीवी की आखिरी इच्छा भी मेरी शादी देखना ही था। जैसे ही मौर्य ने कहा सबकी नजरें वापस उस पर ठहर गई। अब आखिरी इच्छा का मान तो रखना ही पड़ेगा ना? मौर्य ने बेशर्म बनते हुए कहा, वरना वारुणी का क्या भरोसा वो सुबह होते ही यहां से टाटा बाय बाय करके दिल्ली जाने का प्लान बना दे। मीरा ने कहा, हाँ वारा, घर के बड़ों ने सब तय किया है, तुम इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। वारुणी ने सिर हिला दिया। एक एक करके सब वहां से चले गए। मौर्य ने सबके जाने के बाद वारुणी से कहा, शादी रोकने की कोशिश अच्छी थी वारल, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। वारुणी ने उसको घूरकर देखा। वीरा ने दोनों को देखकर कहा, प्लीज तुम दोनों अब फिर से शुरू मत हो जाना। मैं नहीं, तुम्हारी बहन शुरू करती है, पता नहीं इसकी दिक्कत क्या है।
तुम हो मेरी दिक्कत, बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो, तुम्हारे भाई विधवा हो गए और तुम शादी करने की सोच रहे हो, वारुणी ने उस पर भड़कते हुए कहा। सुना ना तुमने मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, मेरी भाभी की आखिरी इच्छा मेरी शादी थी। मौर्य ने भी वैसे ही जवाब दिया। वारुणी ने चमचे पटक दिया और खड़ी हो गई। उसने वीरा को देखकर कहा, मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। यहाँ रूम में अर्थ ने पूरा मूड बना दिया था। वो कल ही डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात करेगा कि वारुणी को सब सच बता सकते हैं या नहीं, वरना अभी तो सबने मिलकर उसकी जिंदा बीवी को स्वर्गवासी बना दिया है, कल को कहीं उसकी बीवी का ब्याह ही ना करवा दे। रूम में घूमते हुए उसने अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करके कहा कि वो कल उनसे मिलना चाहता है। यहाँ दूसरी तरफ रणधीर सिन्हा अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था। तभी उसके सामने काले कपड़े पहने एक आदमी आया। इस वक्त रणधीर खुद को लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका जवान बेटा हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था। जब तक रणधीर के पास मौर्य था तब तक उसके हाथ से कोई भी डील नहीं जाती थी, लेकिन जब से मौर्य गया तब से न केवल रणधीर की पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी जिंगलाला हु ही हो रहा था। मौर्य उसकी सारी डील्स खुद संभालता था और उनसे आने वाले पैसे से नियमित ऐश करता था, या यूं कह ले मौर्य बिना सैलरी वाला एक नौकर था उसके लिए। रणधीर यही सब सोच रहा था कि मान्यता ने काफी की ट्रे उसके सामने रख दी। रणधीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमसे कितनी बार कहना होगा मौर्य से बात करो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। मान्यता ने चुप रहकर घूरकर रणधीर को देखा और किचन की तरफ चली गई। रणधीर ने अपने हाथ की मुट्ठी भींचकर सामने के सोफे पर बैठे अपने एक आदमी को देखकर कहा, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, जल्द से जल्द किसी शार्प शूटर का इंतजाम करो और साथ ही दिल्ली जाकर उस लड़की को लेकर आओ। मुझे एक ऐसा शूटर चाहिए जो अर्थ के हाथ भी ना आए और अपना काम कर दे। हो जाएगा सर, मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसे ही किसी एक आदमी से मिलवाता हूँ, लेकिन हमें शेखावत की हवेली में एंट्री मिलेगी कैसे? उस आदमी ने कहा तो रणधीर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा सबसे खास आदमी उनके बीच मौजूद है। कहते हुए रणधीर के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। किचन के बाहर कॉरिडोर के पिलर से टिककर मान्यता ने जब उसकी बात सुनी तो उसने खुद से ही कहा, कौन अर्थ को धोखा देकर रणधीर की हेल्प कर रहा है? मुझे ये बात मौर्य को बतानी होगी। इतना कहकर मान्यता अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों से ऊपर जाती मान्यता को एक नजर देखकर रणधीर ने अपने आदमी को वहां से जाने का इशारा किया और खुद स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। वही मान्यता रूम में अपने फोन से मौर्य को कॉल कर रही थी। हवेली में मौर्य अपने कमरे में करवटें बदल रहा था क्योंकि वीरा तो वारुणी के रूम में थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। मौर्य ने फोन उठाकर देखा तो उसे मान्यता कॉल कर रही थी। मौर्य तुरंत उठकर बैठ गया। मान्यता ही उस घर में एक ऐसी शख्स थी जिसने मौर्य से निस्वार्थ प्यार किया था, उसे मां का प्यार दिया था। उसने तुरंत फोन उठाकर कान से लगाते हुए कहा, मॉम। उसकी आवाज सुनकर मान्यता की आंखें नम हो गई। उसने भरे गले से कहा, कैसे हो मौर्य? मौर्य ने अपनी मां की आवाज सुनकर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक हूं, आप कैसी है? मान्यता ने बेड के कोने पर बैठते हुए कहा, ठीक हूं। वहां सब कैसे है? क्या सबको तुम्हारे बारे के पता चल गया मौर्य? आराधना को पता चल गया तुम उसके बेटे हो? मौर्य ने फीका मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सभी जानते हैं मैं मौर्य सिन्हा नहीं, मौर्य वीर शेखावत हूं। मान्यता ने अपना गला तर करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतने साल तुम एक झूठी पहचान जीते रहे। मैंने ना सिर्फ तुम्हारे साथ गलत किया बल्कि अपनी खुद की बहन के साथ भी गलत किया। मैं आपसे हमेशा पूछता था कि डैड का मेरे और निमित के प्रति अलग व्यवहार क्यों है, क्यों वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं सिर्फ उनके काम करने के लिए हूं और निमित को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, लेकिन आपके मुझे कभी नहीं बताया कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। मौर्य ने कड़वाहट से कहा। उसका मान्यता से इस बात के लिए गुस्सा होना जायज था, लेकिन फिर भी वो भूल नहीं सकता था उस घर में रहने की वजह सिर्फ मान्यता थी, क्योंकि मान्यता ही उसे वहां समझती थी, प्यार करती थी, मां की तरह उसे दुलारती थी। मान्यता ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं तुमसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ मौर्य। मैं जानती हूँ मेरी माफी से मैं तुम्हारे साथ हुए गलत को सही नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। मौर्य खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मान्यता ने फिर से कहा, मौर्य, कल को आपके दूसरे बेटे निमित की मौत की वजह आपका ये मौर्य बेटा बने तो मुझे भी माफ कर देना मां। मौर्य ने बिना किसी भाव के कहा तो मान्यता की आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया।
उसके लिए मौर्य और निमित दोनों ही इसके कलेजे के टुकड़े थे। वो दोनों में से किसी को उस हालत में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी जिसमें आज निमित है या आज से कुछ महीने पहले मौर्य और अर्थ थे। कुछ देर की खामोशी के बाद मौर्य ने कहा, मैं फोन रखता हूं। मान्यता ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है मौर्य। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं रणधीर फिर से कुछ करने वाले हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार अगर उन्होंने मेरी फैमिली को टारगेट किया तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा, मौर्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मान्यता ने कहा, मेरी बात पूरी सुनो मौर्य। मैं ये कहना चाहती हूँ कि को कहते हुए मान्यता के आगे के शब्द मुंह में ही रह गए क्योंकि सामने दरवाजे से टिककर सिगरेट पीते रणधीर खड़ा था। मान्यता की आवाज गले में ही अटक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में जुबान ही ना हो। रणधीर ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, हमारे दुश्मन से बात की जा रही है मान्यता। जब मैंने बात करने के लिए कहा तब तो तुमने साफ मना कर दिया था। रणधीर की आवाज सुनकर मौर्य बेड से खड़ा हो गया। रणधीर के एक एक बढ़ते कदम से मान्यता खड़े खड़े कांप गई। रणधीर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और उसने मान्यता के हाथ से फोन लेकर कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई, लो बात करो। कहते हुए रणधीर ने अपना एक हाथ मान्यता के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से फोन स्पीकर पर कर दिया। रणधीर ने अपने हाथ से मान्यता का कंधा दबाया। मान्यता ने हकलाते हुए कहा, रणधीर मैं अपनी दोस्त से बात कर रही को। रणधीर ने फोन मान्यता के चेहरे के सामने लहराया जिस पर साफ साफ अक्षरों में मौर्य लिखा हुआ था। मान्यता ने अपनी आंखें मिच ली। मौर्य कान से फोन लगाए खड़ा ही था कि उसे चटाक की आवाज सुनाई दी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली और फोन कट कर दिया। उसने फोन गुस्से से बेड पर फेंक दिया और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसके टेबल को लात मार दी। मौर्य कॉरिडोर से आकर ओपन रूफ बालकनी की तरफ बढ़ गया जहां से कभी वारुणी गिरी थी। मौर्य वहां आया तो उसने देखा वारुणी पहले से ही वहां बैठी थी। मौर्य बाहर बालकनी में आ गया जहां वारुणी पहले से बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर मौर्य ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए बोला, तुम सोई नहीं अभी तक, कहकर वो पास में रखी चेयर पर बैठ गया। वारुणी ने तिरछी नजरों से मौर्य को देखा तो मौर्य ने मन ही मन कहा, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझे ऐसे घूर रही हो? मौर्य ने उसे देखकर कहा तो वारुणी ने दांत पीसते हुए कहा, इस बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? कहकर वारुणी ने उसके सामने अपना फोन लहरा दिया। मौर्य ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, फोन है? वारुणी ने भड़कते हुए कहा, वो मुझे भी दिख रहा है, ये फोन है, तुम फोन की स्क्रीन देखो। वारुणी, वॉलपेपर में तुम्हारी और वीरा की तस्वीर है, मौर्य ने सिर खुजाते हुए कहा। वॉलपेपर के अलावा क्या दिख रहा है तुम्हें? वारुणी ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। टाइम 12, रात के 11 बज रहे हैं। मौर्य सिन्हा, उसके ठीक नीचे क्या है? सितंबर 2024, आज की डेट है वारुणी। मौर्य ने जैसे ही कहा वारुणी ने कहा, एग्जैक्टली क्या तुम एक्सप्लेन करोगे मैं 2020 से सीधा 2024 में कैसे पहुंची? वारुणी का सवाल सुनकर मौर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे लगा मैं 21 की हूं लेकिन मैं तो 25 की हो गई और मुझे पता भी नहीं चला, वारुणी ने कहा। अब तुम मुंह खोलकर बोलोगे ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा सरनेम चेंज कैसे हुआ? और ये सब हो क्या रहा है? हॉस्पिटल में वो डॉक्टर मुझे होम करना चाहती थी और अब ये डेट। कहते हुए वारुणी ने अपना सिर पकड़ लिया। मौर्य उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोला, वारा, तुमने उस डॉक्टर को इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हें चोट पहुंचा रही थी? तो तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूं जो सिर्फ एक इंजेक्शन के लिए डॉक्टर को मारूंगी? वो मुझे गलत इंजेक्शन दे रही थी ताकि मैं पैरालाइज्ड हो जाऊं, और ये सब उसने किसी के कहने पर किया है, वारुणी ने परेशान होकर कहा। तुम चिंता मत करो, मैं कल हॉस्पिटल जाकर खुद पता करूंगा। कहते हुए मौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा तभी वारुणी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, चिंता करे मेरे दुश्मन, मैं पता करके रहूंगी मुझे कौन मारना चाहता है। मौर्य ने मन ही मन कहा, कोई तुम्हें मारना नहीं, सब तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे अर्थ से इस बारे में बात करनी होगी। तभी वारुणी ने मौर्य को देखकर कहा, अब तुम बताओगे ये सब क्या है? उसकी आवाज से मौर्य होश में आया। उसने वारुणी की तरफ देखकर कहा, वारा, मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा सरनेम पहले सिन्हा ही था। सिन्हा मेरी मम्मा का सरनेम है, मैं उसका यूज करता था। एक्चुअल में मेरा नाम मौर्यवीर शेखावत ही है। तुम सच कह रहे हो? वारुणी ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा तो मौर्य ने कहा, यार मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? और ये तारीख? वारा, एक्सीडेंट में तुम्हारे ब्रेन के उस हिस्से में चोट आई थी जहां मेमोरी स्टोरी रहती है।
इसलिए तुम बीते कुछ साल भूल चुकी हो। डॉक्टर ने कहा है समय के साथ साथ तुम्हें खुद ब खुद सब याद आ जाएगा। हमने ये बात इसलिए तुम्हें नहीं बताई क्योंकि ये बस एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तुम्हें अपने और अपने परिवार के बारे में सब याद है। उसकी बात सुनकर वारुणी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, इतना सब हो रहा है मेरे साथ और मुझे किसी ने बताना तक जरूरी नहीं समझा। तुम इतना स्ट्रेस मत लो, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा सोचने के लिए मना किया है। मौर्य ने उसे परेशान देखकर कहा, तुम्हें खुद चीजें रिकॉल हो जाएगी, तुम ज्यादा सोचो मत। मौर्य ने कहा तो वारुणी ने गहरी सांस लेकर सामने अंधेरे की तरफ नजरें करते हुए कहा, मौर्य, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे याद होना चाहिए और मैं भूल गई हूं? मौर्य को सबसे पहला ख्याल अर्थ का आया, लेकिन वो सच बताने का रिस्क नहीं ले सकता था, पता नहीं वारुणी उसकी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। ये सोचकर मौर्य ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उस डॉक्टर ने किसके कहने पर मुझे मारना चाहा? वारुणी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मौर्य को देखते हुए कहा और मौर्य एक बार फिर उसके सवालों से परेशान होकर बोला, वो सब मुझे कैसे पता होगा? तुम जानो, तुम्हारा परिवार जाने। अब तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो। अब उठो और जाकर आराम करो। कहकर मौर्य खड़ा होने लगा, तभी वारुणी ने कहा, रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मौर्य ने वापस बैठते हुए कहा। वारुणी ने उसकी तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता करना है ये नंबर किसका है, और ये नंबर जिसका है वो कहाँ मिलेगा? मौर्य ने स्क्रीन पर नंबर देखते हुए कहा, ये किसका नंबर है वारुणी? वारुणी ने वो नंबर उस डॉक्टर के फोन से लिया था। वारुणी ने सिर झटकते हुए कहा, उससे तुम्हें क्या? तुम बस इतना बताओ, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? भेज दो नंबर, मैं पता करवाता हूँ। उसकी बात सुनकर वारुणी ने सिर हिलाया और मौर्य को नंबर सेंड कर दिया। मौर्य ने उसे देखकर कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो। वारुणी ने सिर हिलाया और उठकर अंदर चली गई। मौर्य फ्लो पर अपने एक पैर को टैप करके कुछ सोच रहा था। अचानक मौर्य खड़ा हुआ और कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। मौर्य अर्थ के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। दोनों बच्चे सो रहे थे। मौर्य को देखकर अर्थ ने कहा, क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है, मौर्य ने अंदर आते हुए कहा तो अर्थ ने कहा, मौर्य कल बात करते हैं। अर्थ, हॉस्पिटल में वारुणी ने डॉक्टर को इसलिए मारा था क्योंकि वो वारुणी को चोट पहुंचाने वाली थी। मौर्य की बात सुनकर अर्थ ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो मौर्य ने सिर हिलाते हुए कहा, वारा ने ये बात खुद मुझे बताई है, अब वो पता करना चाहती है उस पर अटैक किसने करवाया। उससे पहले हमें पता करना होगा मौर्य। अर्थ ने ड्रॉ से गन निकालकर अपनी कमर में रखते हुए कहा। अभी? मौर्य ने कहा तो अर्थ ने कहा, हाँ अभी। उस डॉक्टर के घर चलो। कहकर अर्थ कमरे से बाहर निकलकर सीधा राज के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने आराधना को अपने कमरे में बच्चों को पास भेज दिया और खुद वो मौर्य के साथ हवेली से बाहर निकल गया। अपने रूम की विंडो से वारुणी ने दोनों को बाहर जाते देख लिया था। वारुणी ने दोनों भाइयों को हवेली से बाहर जाते देख लिया। हवा में फेंका उसका तीर बिल्कुल सही जगह लगा था। वो अपनी जिंदगी के कुछ साल भूल गई है, वो इस बात पर विश्वास कर सकती थी, लेकिन अश्विन मेहरा मौर्य और वीरा की शादी के लिए मान गए। इस पर विश्वास करना उसके लिए नामुमकिन था। उसे अच्छे से याद था, वीरा और मौर्य का नाम एक साथ सुनकर ही उसका बाप बौखला जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने वीरा को ये तक कहा था कि अगर उसने मौर्य को चुना तो उसे हमेशा के लिए अपने परिवार को भूलना होगा। वो बात अलग है, उस घर में सिर्फ वारुणी थी जिसने वीरा और मौर्य की शादी में शिरकत की थी। ये बात वारुणी को याद नहीं थी, लेकिन उसे इतना अच्छे से पता था अश्विन को मौर्य सिन्हा फूटी आंख नहीं भाता था। तो अब अचानक से क्या हो गया? वारुणी का एक्सीडेंट होना, मौर्य के भाई द्वारा उन्हें बचाया जाना और वीरा और मौर्य की शादी, उसे यही सब बताया गया था, लेकिन उसे इन बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। जो लड़की अपने एक्सप्रेशन छिपाने में माहिर हो, उसे दूसरों का चेहरा पढ़ने के लिए खास मशक्कत की जरूरत नहीं थी। दबे पांव वो भी हवेली से बाहर निकल गई। मौर्य और अर्थ तब तक अपनी कार में बैठकर रवाना हो चुके थे। वो उस तरफ बढ़ी जिस तरफ से उनकी कार बाहर आई थी। वहां पार्किंग थी और अर्थ की एक से बढ़कर एक एक्सपेंसिव कार वहां खड़ी हुई थी। चाबी कहां से लाऊं? वारुणी ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। मैडम, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? हवेली के गार्ड ने वहां आते हुए कहा। वारुणी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और अचानक उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। मुझे इनमें से एक कार की चाबी चाहिए, कार की तरफ इशारा करते हुए वारुणी ने कहा। लेकिन इतनी रात को आपको कहां जाना है? गार्ड थोड़ा हैरान हुआ। उसके सवालों से चिढ़ती वारुणी ने कहा, तुम्हें उससे क्या? तुम चाबी दो मुझे जल्दी।
वारुणी की आवाज में इस बार गुस्सा था। मेरे पास इन कार्स की चाबी नहीं है, उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर गार्ड ने सिर झुकाकर कहा। और मैं इतनी रात गए आपको यहां से जाने भी नहीं दे सकता। मुझे सख्त ऑर्डर दिए गए हैं, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर वारुणी की आंखें छोटी हो गई। किसने दिए तुम्हें ऑर्डर? अर्थ सर के ऑर्डर्स है। मैं आपके अर्थ सर की कुछ नहीं लगती हूं तो उनके ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं, कहकर वारुणी की नजर वही खड़ी बुलेट पर गई। वारुणी ने बुलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो किसकी है? कहते हुए वारुणी की आंखों में चमक आ गई। मेरी, गार्ड की तरफ से जवाब आया। यहां मौर्य और अर्थ उस डॉक्टर के घर की तरफ जा रहे थे। रात के सन्नाटे में हवा को चीरते हुए उनकी कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। तभी पीछे के मोड़ से भूं भूं करते हुए बुलेट आए। सिर पर ब्लैक हेलमेट पहने वारुणी उनकी कार के पीछे थी। वो आज लगभग 1 साल बाद बुलेट चला रही थी, उसी तेजी के साथ जैसे वो पहले चलाया करती थी। बुलेट चलाते हुए उसे इतना मजा आ रहा था कि उसका मन किया कि उनके पीछे जाने के बजाय वो यू टर्न लेकर फुल स्पीड में बुलेट सड़क पर दौड़ाए। उसने 2 बार खतरनाक तरीके से 2 गाड़ियों को ओवरटेक किया। देखने वाले के लिए ये खतरनाक था, लेकिन वारुणी के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। अर्थ की कार एक तीखे घुमावदार मोड़ पर घूमकर लेफ्ट साइड की तरह मुड़ गई। वारुणी की बाइक इतनी स्पीड में थी कि उस स्पीड में उस तीखे मोड़ पर मुड़ना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। बड़े ही आराम से उसने एक तरफ बाइक को पूरा झुकाते हुए वो तीखा मोड़ सेकंड्स में क्रॉस कर दिया। वाकई में उसकी राइडिंग स्किल कमाल की थी। शायद इसलिए क्योंकि अपने कॉलेज में बॉक्सिंग और राइडिंग करना उसके पसंदीदा शौक में से एक था। अर्थ की कार डॉक्टर के घर के बाहर रुकी। वो दोनों भाई अपनी कार से बाहर निकले और गेट से अंदर बढ़ गए। उनके कुछ दूरी पर अपनी बाइक रोककर खड़ी वारुणी की आंखों में हैरानगी के भाव थे। उन्हें इतनी रात गए किसी के घर जाते देखकर उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि अर्थ की कमर में घुसी उस गन ने वारुणी के होश उड़ाए थे। वारुणी अपनी जिंदगी के उस स्टेज पर थी जहां उसे मौर्य के माफिया, गुंडा, गैंगस्टर होने का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि दाल थोड़ी नहीं पूरी की पूरी काली थी। हेलमेट को हैंडल पर लगाकर वो बाइक से नीचे उतरी। नाइट सूट के तौर पर एक ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर के साथ पैरों में स्लीपर्स पहने वो आधी रात को सड़क पर अपने ही पति और जेठ का पीछा कर रही थी। अर्थ के इशारे पर मौर्य ने बिना रुके घर की डोर बेल बजा दी। चंद मिनटों में अंदर से आवाज आई, कौन इतनी रात को तंग कर रहा है? ये किसी औरत की आवाज थी। अंदर से जैसे ही डोर नॉब घुमाने की आवाज आए, अर्थ ने बेसब्र होकर दरवाजे पर तब तक अपनी लात जमा दी थी जिससे अंदर से दरवाजा खोलती डॉक्टर सीधा फ्लो पर गिरी और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा दीवार से टकराकर खुलने और बंद होने लगा। चौखट के बाहर लगी सोलर लाइट की रोशनी में डॉक्टर को 2 जाने पहचाने चेहरे दिखे, जिन्हें देखकर उसकी सांस सूख गई। हॉस्पिटल में की गई अपनी हरकत उसे अच्छे से याद थी, जिस वजह से उसका चेहरे पर पसीने की धारा बहने लगी। दरवाजे को अपने एक हाथ से धकेलकर अर्थ अंदर आ गया, उसके पीछे पीछे मौर्य भी आ गया। वारुणी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हुई फिर छोटी। किसी के घर में इंटर होने का ये कौन सा तरीका है? वारुणी ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं होती तो डायरेक्ट बालकनी से कूदकर अंदर चली जाती, कहकर वो भी आगे बढ़ गई। दरवाजे के साथ लगती विंडो के पास खड़े होकर उसने अंदर देखा, जहां डॉक्टर की हालत आगे कुआं पीछे खाए जैसी थी और सोफे पर आराम से मौर्य पसर कर बैठा था, जबकि अर्थ लाल आंखों से डॉक्टर को घूर रहा था। कौन है रीना? शायद उस डॉक्टर के अलावा उस घर में कोई और भी था। कौन है? रीना। इस आवाज को सुन उस ओर देखते ही अर्थ की आंखें छोटी हो गई। मौर्य भी पलटकर देखने लगा। वो आदमी सामने का नजारा देखकर सकपका सा गया। उसके कदम वहीं ठिठक गए। यहाँ रीना हकलाने लगी, ये मेरे पति हेमंत है, प्लीज इन्हें कुछ मत करना। इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज। उसका ये बोलना हुआ कि तभी मौर्य सेंटर टेबल में लात मारते हुए उठ खड़ा हुआ और अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो बोलोगी वो हम मान जाएंगे? तुमने हमें इतना शरीफ समझ लिया है क्या? हाँ। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम दोनों? और मेरी वाइफ को क्यों धमका रहे हो? हेमंत के ऐसा कहने पर अर्थ अपना माथा मसलने लगा। पहले कोई इसे चुप कराओ। अर्थ गुस्से से अपनी मुठियां कसकर हेमंत के पास गया और उसने उसे गर्दन से पकड़कर आगे की तरफ धकेल दिया। वो सीधा जमीन पर जा गिरा। नहीं हेमंत, रीना जोर से चिल्लाई, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस अटक गई और आंखें बाहर आ गई। अर्थ ने अपनी कमर में लगी गन हेमंत के ऊपर तान दी थी।
खिड़की के बाहर से ये नजारा देख रही वारुणी की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। ये सब क्या है? अब अगर तुमने एक बार भी झूठ बोलने की कोशिश की या कुछ भी छुपाया तो अगली बार मैं तुम्हें उसे सही करने का मौका नहीं दूंगा। अर्थ के ऐसा कहने पर रीना डर के मारे कांपने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए और वो बस अपने पति हेमंत को डरी सहमी नजरों से देखने लगी। जबकि हेमंत कभी अर्थ को तो कभी रीना को बेबसी से देखे जा रहा था। मौर्य अपने घुटनों को मोड़कर डॉक्टर रीना के सामने बैठा और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, तो फिर बताओ डॉक्टर रीना कि तुमने वो इंजेक्शन किसके कहने पर देने की कोशिश की थी, बताओ। मौर्य की आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीर सी गई। रीना की सांसें ऊपर नीचे चलने लगी और आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो कांपती आवाज में बोली, मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ एक कॉल आया था। मुझे कहा गया कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। मौर्य, जिसकी ठंडी आंखों में गुस्सा तैर रहा था, वो अपनी गर्दन थोड़ा तिरछी करके बोला, नाम बताओ, कौन था वो और किसने कॉल किया था तुम्हें? रीना की आवाज लड़खड़ा गई, मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं पता और जिसका फोन आया था उसका मैंने नंबर भी सेव नहीं किया। मौर्य ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ मत बोलो वरना अंजाम तुम झेल नहीं पाओगी। नहीं, प्लीज कुछ मत करना। इतना कहकर रीना ने अपने हाथ जोड़ लिए और वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखो अगर मैंने तुम लोगों को इसके आगे कुछ भी बताया तब तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज छोड़ दो हमें, माफ कर दो प्लीज। अपना फोन दो मुझे, मौर्य ने सीधे सीधे कहा। रीना बर्फ की तरह जम गई। अर्थ ने अपनी गन की ट्रिगर पर उंगली रखी और गन को हेमंत के सिर पर सटाते हुए बोला, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसे अपना फोन दो। रीना के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और कांपते हुए हाथों से उसे अर्थ को देने लगी। नंबर बताओ, अर्थ ने फोन लेने से पहले कहा। रीना ने फोन को अनलॉक किया और उस कॉन्टैक्ट नंबर को स्क्रॉल करने लगी। इतने में मौर्य ने तुरंत उसका फोन उसके हाथों से झपट लिया। एक दो स्क्रॉल करने के बाद अचानक से उसकी भौहें सिकुड़ गई और आंखें छोटी हो गई। क्या ये वही नंबर है? मौर्य ने रीना को फोन स्क्रीन दिखाते हुए पूछा। रीना के होंठ कांप रहे थे। वो अभी बोलने की हालत में नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने हल्के से जैसे ही अपना सिर हिलाया, मौर्य ने तुरंत खड़े होते हुए उस फोन को जमीन पर जोर से दे मारा। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ हो सकता है। मौर्य गहरी गहरी सांस भरकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। क्या ये वही है? अर्थ ने जब पूछा तो मौर्य उसकी तरफ पलटकर देखने लगा। हाँ, ये वही है, रणधीर सिन्हा। इस नाम को सुनते ही अर्थ का गुस्सा भी साथ में आसमान पर पहुंच गया। इसकी तो यानी ये खेल उसने खेला है। आई प्रॉमिस कि इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्थ ने ऐसा कहकर अपनी बंदूक फिर से कमर में घुसा ली और तेजी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही अर्थ और मौर्य बाहर निकले, उन्हें ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। सामने खड़ी थी वारुणी। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर तंज भरी मुस्कान थी। वार! अर्थ उसे देखकर हैरान रहा गया। वारुणी ने अर्थ के सामने और उन दोनों के करीब आकर कहा, वाओ, ग्रेट, क्या बात है। वैसे एक्टिंग में कौन सा अवार्ड जीता है तुम लोगों ने? क्योंकि क्या काबिले तारीफ एक्टिंग की है तुम लोगों ने। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों इतने शरीफ हो कि तुम दोनों ने किसी को आज तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। बोलते बोलते उसने अर्थ को ऊपर से नीचे तक घूरा और आगे कहा, लेकिन तुमने तो सीधा बंदूक ही निकाल ली। तुम तो गुंडे निकले अर्थवीर शेखावत। शट अप! अर्थ चिल्लाया और अपने दांत बींचकर बोला, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, वारुणी? वारुणी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, डॉक्टर को धमकाते हुए देखा मैंने। सच बताओ, तुम लोग और क्या क्या छुपा रहे हो मुझसे? अर्थ ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसकी कलाई पर अपनी पकड़ बना ली। चुप करो और हम घर चलकर बात करेंगे, चलो। लेकिन वारुणी का गुस्सा बढ़ चुका था, इसलिए वो टस से मज नहीं हुई। नहीं, बात होगी तो यही होगी। और अगर अब तुम मुझे कोई भी झूठा पाठ पढ़ाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी असलियत मैं देख चुकी हूं, अर्थवीर। अर्थ ने झुंझलाकर वारुणी की कलाई की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहा, यहाँ कोई तमाशा क्रिएट मत करो वारुणी, क्योंकि ये बस आधा अधूरा सच है, इसलिए चुपचाप घर चलो। अर्थ को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी वारुणी ने बिजली को रफ्तार के साथ अर्थ की कलाई को मरोड़ा और उसके हाथ को घुमाकर उसकी पीठ से सटा दिया।
अब अर्थ की पीठ वारुणी की तरफ दी और वारुणी ने उसकी कलाई मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा रखी थी। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, हन? वारुणी ने कहा और अर्थ ने उसे तिरछी नजरों से देखा। वारुणी, छोड़ो मुझे और घर चलो, अर्थ ने तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। ओह, तो घर ले जाकर मुझे पीटना चाहते हो तुम? वारुणी ने गुस्से में अंदाजा लगाया। क्या? अर्थ ने कहा और उसने पलक झपकते ही अपना हाथ वारुणी के हाथ से छुड़ाया। उसके झटके से वारुणी 2 कदम पीछे खिसक गई लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, जो उसकी लाल आंखें बताने के लिए काफी थी। पागल हो गई हो क्या तुम? अर्थ ने गहरी सांस खींचते हुए खुद को शांत करना चाहा। वो वारुणी के करीब आकर धीमी और सॉफ्ट आवाज में बोला, वारुणी, हम घर चलकर आराम से बात करते हैं। वारुणी, जिसने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली थी, उसने सिर उठाकर अर्थ की तरफ घूरा और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया? धक्का? मैंने? और अर्थ इतना ही बोल पाया था कि वारुणी ने अर्थ की टांग पर हल्का झटका दिया, जिससे अर्थ जमीन पर गिरने लगा। अर्थ ने संभालने के लिए वारुणी के हाथ का सहारा लेना चाहा। वारुणी ने भी अर्थ को गिरने से बचाने के लिए उसके बालों को पकड़ लिया। आह, वाह क्या एंगल है! आज तो ये इसे धूल चटाकर ही रहेगी। लेकिन मौर्य, तुम कितने बेशर्म भाई हो यार। अपने पिटते हुए भाई की तुम्हें थोड़ी मदद करनी चाहिए, ताकि उसकी कुछ हड्डियां टूटने से बच जाए। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा शो का मजा लेना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मौर्य खुद में बुदबुदाया और मुस्कुराकर सामने वारुणी और अर्थ को देखने लगा। अर्थ को दर्द हो रहा था, लेकिन वारुणी को ऊपर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। उसने अर्थ को संभलते हुए देखा, तो तुरंत उसके बालों को छोड़ दिया, जिससे अर्थ का बैलेंस बिगड़ और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। वारुणी ने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें अर्थ के कुछ बाल थे, जिन्हें उसने फूंक मारकर उड़ाकर अपने हाथों को झाड़ लिया। अर्थ वीर शेखावत, जिसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता था, उसकी खुद की बीवी ने उसके सिर के कुछ बाल उखाड़ दिए थे। टीयर्स ऑफ जॉय। ये देखकर अर्थ को गुस्सा आ गया। वारा, पागल हो गई हो तुम? बस अब बहुत हुआ तुम्हें तो मैं। अर्थ उठा और उसने वारुणी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वारुणी ने उसे चकमा देकर फिर से उसकी बाजू पकड़ ली। आइंदा मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, वारुणी ने गुस्से में कहा। अर्थ इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वारुणी ने तुरंत अर्थ के घुटनों पर एक लात मारी और उसे अपने कंधे के बल उठाकर एक धोबी पछाड़ देते हुए अर्थ को जमीन पर धराशायी कर दिया। जिस लड़की ने पहली मुलाकात में मौर्य सिन्हा को उठाकर सड़क पर पटक दिया था, उसके लिए अर्थ वीर शेखावत को पटकना कोई बड़ी बात नहीं है। मौर्य अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, तो वहीं अर्थ सदमे में था। वो अपनी प्यारी सी हेजल आंखों वाली खरगोश को आंखें फाड़े देख रहा था। इस पिद्दी भर लड़की ने पहाड़ जैसे अर्थ को उठाकर पटक दिया था। वार, तुम! अर्थ भौचक्का सा उसे देखता रहा, लेकिन फिर भी वारुणी को जरा भी तरस नहीं आया, या कहे उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने चुटकी बजाई और वो जमीन पर पड़े अर्थ को वार्निंग देते हुए बोली, लिसन, आइंदा अब भूलकर भी मुझे छूने की गलती मत करना, वरना अगली बार हालत इससे भी बुरी करूंगी, समझे? इतना कहते ही उसने गुस्से से अर्थ पर एक आखिरी नजर डाली। फिर मौर्य की तरफ तीखे अंदाज में घूरते हुए उसने अपनी मुट्ठी कस ली और पलटकर जाने लगी। वो अपने बालों को पीछे करते हुए बुलेट पर सवार हो गई। उसने बुलेट स्टार्ट की और जिस तेज रफ्तार से वो आई थी, उसी रफ्तार से फर्राटा भरते हुए वो वहां से निकल गई। अर्थ को यूं जमीन पर पड़ा हुआ देख मौर्य ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चल भाई, खड़ा हो जा और आगे से अपनी बीवी को ऐसे छेड़ने की गलती मत करना। अर्थ ने उसके हाथ को झटका और गुस्से से बोला, पहले तो आया नहीं, अब क्या हाथ बढ़ा रहा है? इतना कहकर अर्थ ने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे जमीन पर टिकाए और एक झटके के साथ खड़ा हो गया। मौर्य ने अपनी हंसी रोकते हुए उसकी बात का जवाब दिया, मियां बीवी के मामले में मैं क्यों टांग अड़ाऊं भला, और वैसे भी अगर मैं बीच में पड़ता तो मेरी भी चटनी बन जाती। अर्थ ने मौर्य की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया और होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। ये देखकर मौर्य ने मजाकिया अंदाज में पूछा, भाई, बीवी की मार से दिमाग पर असर हो गया है क्या? इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? तुझे बुरा नहीं लग रहा कि तेरी बीवी ने तुझे यूं पटका हो? अर्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी उसकी इस हालात का जिम्मेदार भी मैं ही हूं ना, इसलिए अगर वो अपना गुस्सा मुझ पर उतारती भी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं। मौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा,
रिलैक्स और घर चलो क्योंकि अभी ज्यादा इमोशनल होने का टाइम नहीं है। अभी बहुत काम करना है। और हाँ, अपनी वारुणी को भी समझाना पड़ेगा ना इन सब के बारे में। मौर्य के कहने पर अर्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। दूसरी ओर रणधीर अपने रूम की बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। इधर वारुणी अपनी बुलेट को पूरी रफ्तार से दौड़ाती हुई सुनसान सड़क पर चली जा रही थी। रात का समय था और सड़कें खाली थीं। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, जिससे उसकी बुलेट की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी भरी थी। वो किसी सोच में गुम थी। अचानक से उसे दर्द सा महसूस किया। आह! उसके मुंह से एक दर्द भरी कसक निकली। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। दर्द की तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने बाइक धीमी की और एक जगह रोक दी। वारुणी के सी सेक्शन को हुए अभी महज 3 महीने ही हुए थे, जबकि किसी भी सर्जरी के घाव को भरने या ठीक होने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त और आराम दोनों चाहिए होते हैं। मगर यहाँ तो आज वारुणी ने पहाड़ जैसे अर्थ को उठाकर पटका था जिसका असर उसके शरीर पर होना है था। दर्द के एहसास के साथ उसकी आंखों में नमी उतर आए। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बुलेट को फिर से स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर वारुणी ने बुलेट दरवाजे पर ही छोड़ी और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। मेन हॉल से होते हुए वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोई हुई है। वो क्या सोच रही थी और क्या नहीं, ये सिर्फ वारुणी ही जानती थी, मगर उसकी आंखें बताने के लिए काफी थी। वो जरूर कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही वो ऊपर कॉरिडोर में पहुंची उसके कदम रुक से गए। वो घूमी और उसकी नजर अर्थ के कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उसने कुछ देर तक दरवाजे को घूरा, फिर सोचते हुए उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। कमरे में घुसते ही उसकी नजर सामने सोते हुए आर्यवीर और वीरांशी पर पड़ी जो अपनी दादी आराधना के साथ सोए हुए थे। दोनों मासूमियत से गहरी नींद में थे। उन्हें देखते ही वारुणी के होठों पर हल्की सी मीठी मुस्कान उभर आई। उसने अपना सिर उठाया तो उसकी नजरें सामने दीवार पर जा टिकी, जहां एक तस्वीर लगी थी। वारुणी ने इस तस्वीर को ध्यान से देखा। वो तस्वीर अर्थ और वारुणी की थी, जो वीरांशी और आर्यवीर के नामकरण की थी। वारुणी तस्वीर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और उस तस्वीर पर बड़े प्यार से फिराने लगी। उसकी उंगलियां कभी वीरांशी के चेहरे को छूती, कभी आर्यवीर के और आखिर में अर्थ के चेहरे पर आकर रुकी। तस्वीर पर वारुणी की उंगलियां अर्थ के चेहरे पर आकर रुक गई, साथ ही आंखें भी जैसे अर्थ के चेहरे पर स्थिर हो गई थी। पता नहीं वो अर्थ की तस्वीर में इस कदर क्यों खोई थी, लेकिन वो होश में तब आई जब उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी। वारुणी ने मुड़कर बेड की तरफ देखा। वीरांशी रो रही थी। वो बेड के पास आ गई और उसने वीरांशी को गोद में उठा लिया। वीर अपनी दादी के साथ आराम से सो रहा था। आराधना की नींद न खुले ये सोचकर वो वीरांशी को लेकर बालकनी की तरफ मुड़ गई और बालकनी की तरफ बढ़ते हुए उसने बेड के किनारे पड़े आराधना के शॉल को उठाकर ओढ़ लिया और वीरांशी को भी अच्छे से शॉल में कवर करते हुए वो बालकनी में आकर बैठ गई। वीरांशी को अपनी गोद में हिलाते हुए उसने कहा, बस बस इतना क्यों रो रहे हो आप? हम कहते हुए उसने वीरांशी को प्यार से पुचकारा। लेकिन वीरांशी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रो रही थी। वो ऐसे ही रोती रही तो आराधना की नींद खुलना तय था। वारुणी ने एक बार सिर घुमाकर अंदर की तरफ देखा। आराधना अभी भी सोई हुई थी। उसके बालकनी से सामने बड़े से लोहे के गेट की तरफ देखा जहां से मौर्य और अर्थ की जीप अंदर आ रही थी और ऊपर की मंजिल में आते आते उन्हें 5 मिनट तो आराम से लग ही जाने थे। वारुणी ने रोती हुई वीरांशी को देखा और उसे अपने शॉल के आंचल में छिपाते हुए उसने वारुणी को अपने सीने से लगा दिया। वीरांशी शांत हो गई और वारुणी हल्के हाथ से उसकी पीठ थपथपाती रही। अपनी मां का स्पर्श मिलते ही थोड़ी ही देर में वीरांशी वापस सो गई। वारुणी ने उसे अपने आंचल से बाहर निकाला और शॉल के किनारे से उसने वीरांशी का मुंह साफ करके उसके माथे को चूम लिया। कॉरिडोर से आते कदमों की आवाज सुनकर वारुणी चेयर से उठी और उसने वीरांशी को वापस बेड पर सुला दिया। दरवाजे के घूमते नॉब को देखते हुए वारुणी ने खिड़की के पर्दे को खींचा और उसके पीछे छिप गई। अर्थ दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने बेड की तरफ देखा जहां दोनों बच्चे और आराधना सोए हुए थे। उसके पीछे से आते मौर्य ने कहा, माँ बच्चों के साथ सो रही है, तुम दूसरे रूम में सो जाओ आज। अर्थ ने सिर हिला दिया और आगे बढ़कर उसने आराधना और बच्चों को कंबल ओढ़ाया। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। कहाँ जा रहे हो?
अर्थ को कॉरिडोर की दूसरी डायरेक्शन में जाते देख मौर्य ने पूछा। वारा को देखने अर्थ ने चलते हुए कहा, वो आ गई है, नीचे बाइक खड़ी तो है। मौर्य को इस वक्त अर्थ का वारा के पास जाना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था वारुणी बात नहीं कलेश करेगी। हाँ, उसे एक बार देखने ही तो जा रहा हूं, अर्थ ने कहा। बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी वारुणी सभी कमरे की बालकनी को देख रही थी और आखिरी बालकनी वीरा के कमरे की थी, यानी उसे 4 बालकनी क्रॉस करके वीरा के कमरे तक पहुंचना था, वो भी अर्थ के वहां पहुंचने से पहले। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वो रेलिंग पर खड़ी हो गई और जंप करते हुए वो आखिरी बालकनी तक पहुंच गई। अर्थ ने धीरे से वीरा के रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। बेड पर सिर्फ वीरा और रूही को देखकर उसके माथे पर लकीरें खींच गई। उसने तुरंत वॉशरूम का डोर ओपन करके देखा। वारा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बालकनी से अंदर आती वारुणी ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज सुनकर अर्थ ने मुड़कर उसे देखा। तुम सोई नहीं अभी तक? और बालकनी में क्या कर रही थी? तुमसे मतलब, होते कौन हो तुम? अब क्या मैं सब काम तुमसे पूछकर करूंगी? अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए वारुणी ने कहा। मौर्य ने कहा, तुम गलत समझ रही हो वारा। लिस्टन, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की कोई बात नहीं सुननी है, जाओ यहां से, वारुणी ने मौर्य को घूरते हुए कहा। हम उस डॉक्टर के पास सिर्फ ये पता करने गए थे उसने तुम पर अटैक क्यों किया। मौर्य ने वारुणी को अपनी बात समझानी चाहिए, लेकिन वारुणी कुछ सुनने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। गोली बंदूक लेकर वारुणी ने गर्दन टेढ़ी की। कौन से शरीफ लोग आधी रात को बंदूक लेकर किसी के घर में घुसते हैं? लेट मी क्लियर वन थिंग वारुणी मेहरा, हम जहां गए थे वो लोग भी दूध के धुले हुए नहीं थे, अर्थ ने वारुणी के सामने खड़े होकर कहा। दूध के धुले तो तुम भी नहीं हो, अर्थ से हाइट में छोटी वारुणी ने सिर उठाकर अर्थ की आंखों में घूरते हुए कहा। उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए अर्थ ने कहा, और तुम? क्या मतलब? अर्थ की बात सुनकर वारुणी की एक भव अपने आप ऊपर उठ गई। दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, बहस में भी, अकड़ दिखाने में भी, और व्यंग्य तीर फेंकने में भी। अर्थ ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, हॉस्पिटल में तुमने भी तो चाकू छुरी सॉरी सीजर लेकर डॉक्टर को डराया था, उस हिसाब से तुम भी शरीफ नहीं हो, तो एक बेशरीफ औरत दूसरों को शराफत का पाठ पढ़ाती अच्छी नहीं लगेगी। वॉट? क्या कहा तुमने? बेशरीफ? ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, समझे तुम? और मैं बेशरीफ नहीं हूं। अर्थ की बात सुनकर वारुणी ने बुरा मुंह बनाकर कहा। बेशरीफ कोई शब्द हो न हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात तो समझ आ गई ना? अर्थ ने उतनी ही अकड़ से जवाब दिया। अपनी बकवास बंद करो, वारुणी ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए अर्थ ने कहा, तुम भी उसी थाली की चटीपटी हो जिस थाली का मैं हूं। वॉट नॉनसेंस, ये कौन सी कहावत है? वर्ड्स पर नहीं इमोशंस पर जाओ वारा। अर्थ कह रहा है, अगर हम शरीफ नहीं हैं तो तुम भी शराफत की देवी नहीं हो। मौर्य ने जैसे ही कहा वारुणी ने उसे घूर कर देखा। तभी अर्थ बोला, अगर तुमने सुबह इस बात को लेकर घर में कलेश किया तो अंडरस्को। तो क्या धमकी दे रहे हो मुझे? मैं तुमसे नहीं डरती और कोई शादी वादी नहीं होगी। अर्थ ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, शादी तो होगी। शादी इसलिए डिले की गई थी क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और अब तुम पहले से बेहतर हो। हाँ, तुम्हें पूरी तरह रिकवर होने में अभी 1-2 महीने और लगेंगे, लेकिन तुम्हारे ऑपरेशन को 3 महीने हो चुके हैं, तो तुम शादी की तैयारियां तो कर ही सकती हो अपनी प्यारी बहन के लिए। वारुणी ने जलते खून के साथ अर्थ को घूर कर देखा। अर्थ की बातें सुनकर उसका खून अंदर तक उबाल मारता था। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, लगता है तुम भूल गए, थोड़ी देर पहले तुम्हें मुंह के बल पटका था मैंने। ट्रस्ट मी वारुणी, मैं तुम्हें एक हाथ से उठा सकता हूं, तो पटकना मेरे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम मुझे मारोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? कभी भी नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हें मारने से पहले मैं खुद को मारना पसंद करूंगा। अर्थ ने ये शब्द उसकी आंखों में देखकर कहे थे और वारुणी उसकी बात सुनकर उसे देखती रह गई। वारुणी ने कहा, क्या मतलब? अर्थ को मानो एहसास हुआ कि वो क्या कह रहा है। उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, मतलब मैं औरतों को नहीं मारता। वारुणी ने अर्थ का हाथ झटकते हुए कहा, जाओ यहां से, कहकर वो बेड की तरफ बढ़ गई। अर्थ ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मौर्य चलो हम भी चलते हैं, कल से तुम्हारी और वीरा की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। बेड के पास पहुंची वारुणी ने तकिया उठाकर सीधा अर्थ की तरफ फेंका, जो अर्थ ने कैच करते हुए कहा, थैंक यू फॉर द पिलो खरगोश। कहकर अर्थ पिलो और मौर्य दोनों को लेकर कमरे से बाहर चला गया।
वारुणी ने पैर पटकते हुए कहा, डेविल, आई विल किल यू। कहकर उसने जोर से अपने सिर को झटका और उसके बाल किसी चुड़ैल की भांति उसके चेहरे पर बिखर गए। नहीं नहीं, वो क्यूट तो कतई नहीं लग रही थी, वो भूखी चुड़ैल लग रही थी जो अपने पति का सिर फोड़कर उसका खून पीना चाहती थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।